और लेक्चर नंबर 16 है इसमें। फिफ्टीन है। तो कल मैंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो है उनको रेंजेस तक शायद किया था। ठीक है, आज हमने ये जो वेक्टर डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर उनके वो पहले राइट डाउन करना है। तो वेक्टर डेरिवेटिव के अंदर आपको पता है कि जिस तरह हम कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट जो है उसकी बात करते हैं, तो पहले नंबर पर ग्रेडियंट देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होती है सिलेंड्रिकल के अंदर। तो डेल टी इज इक्वल टू करली टी ओवर करली रो, रो यूनिट वेक्टर प्लस 1 ओवर रो करली टी ओवर करली फाई, फाई यूनिट वेक्टर प्लस करली टी ओवर करली जेड, जेड यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये ग्रेडियंट को हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो ये फार्मूले वैसे तो बेहतर होता है कि ये आपको याद हो, ताकि जो ही इनको डायरेक्ट यू कैन यूज़ दैम। जिस जगह पर ग्रेडियंट आए, मैग्नेटिक फील्ड का ग्रेडियंट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट निकालना है, तो डायरेक्टली अब यानी सिलेंड्रिकल सिमेट्री आ जाती है, और सिलेंड्रिकल सिमेट्री के अंदर आपने कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्टली ये फार्मूला लगाएं और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है हमारे पास डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस जो है ये तो कोई स्केलर फंक्शन था टी, डाइवर्जेंस लेंगे किसी वेक्टर फंक्शन का डेल डॉट वी, तो ये आ जाएगा 1 ओवर रो करली रो इनटू रो वी रो प्लस 1 ओवर रो करली वी फाई ओवर करली फाई प्लस करली वी जेड ओवर करली जेड। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, ये डाइवर्जेंस किया। उसके बाद तीसरे नंबर पर है हमारे पास कर्ल, ये 1 हो गया, ये 2, नाउ 3 कर्ल। तो कर्ल के लिए डेल क्रॉस वी आप लिखेंगे, उसी वेक्टर फंक्शन का डेल क्रॉस लेंगे, तो 1 ओवर रो करली वी जेड ओवर करली फाई माइनस करली वी फाई ओवर करली जेड, रो यूनिट वेक्टर प्लस करली वी रो ओवर करली जेड माइनस करली वी जेड ओवर करली रो फाई यूनिट वेक्टर प्लस 1 ओवर रो इनटू करली ओवर करली रो इनटू रो वी फाई माइनस करली वी रो ओवर करली फाई जेड यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये तीनों ठीक है निकल आए। तो उसके बाद एक रह गया फोर्थ, लैप्लासियन। तो लैप्लासियन जो है इसको हम राइट डाउन करेंगे डेल स्क्वायर टी दैट इज इक्वल टू 1 ओवर रो करली ओवर करली रो इनटू रो करली टी ओवर करली रो प्लस 1 ओवर
रो स्क्वायर करली स्क्वायर टी ओवर करली फाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर टी ओवर करली जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर लैप्लासियन जो है वो निकल आएगा। तो ये चार इक्वेशंस जो हैं ये वेक्टर डेरिवेटिव्स हैं जो आप प्रीवियसली इनको स्टडी कर चुके हैं इन वेक्टर डेरिवेटिव्स को। लेकिन ये वेक्टर डेरिवेटिव्स आपने उस वक्त स्टडी किए थे इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आपने इनको स्टडी किया था। अब यहाँ पर हमने इनको कन्वर्ट किया किसके अंदर, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का। अभी आगे जाके मैं कर्वीलीनियर से इनको करूँगा ड्राइव कि ये किस तरह निकलते हैं कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले इनको ड्राइव आउट करने से पहले हमें जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसका पता होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट अब मैं मूव करूँगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल ये दो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इनसे हमारी कुछ मुसामलत हो गई है, हम फेमिलियर हो गए हैं इनके साथ। तो अब तीसरा जो है यानी कि जो सिमिट्रीज के अंदर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आते हैं उनमें थर्ड वन जो है वो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो ये वाला है ये तो इसका तो बन जाता है डिटर्मिनेंट, इसको बेशक याद ना रखिए। ठीक है, इसका तो डिटर्मिनेंट बन जाता है, लेकिन ये जो है ना 1 2 3 ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आप बार बार इनको प्रूव नहीं कर सकते वहाँ पर कर्वीलीनियर से, टाइम ज़ाया होगा। इसलिए ये चार जो हैं इनको आपने याद कर लेना, जिसको कहते हैं कि रट्टा लगा लेना आपने इनको। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो मैं वो ऐड कर लेता हूँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी सबसे पहले तो मुझे बनानी पड़ेगी फिगर। ठीक है, उस फिगर से फिर हम जो है इनको ड्राइव आउट करेंगे। तो ये देखें कि आपके पास उसी तरह ये क्यूब टाइप शेप है। ये ठीक है, इस तरफ आपके Z हैं, इस तरफ जो है वो X है। ठीक है, और इस तरफ जो है वो Y है। तो यहाँ से इसको इस तरफ ले आए और इसे इसके साथ मिला दें। ठीक है, तो ये क्यूबिक शेप बन गई। अब इसके अंदर यहाँ पर कोई पॉइंट P है और ये पॉइंट P जो इस जगह पर है ये फंक्शन है R थीटा और फाई का। वहाँ पर था रो फाई Z, यहाँ पर है R थीटा फाई। थीटा और फाई दो रोटेशन आ रही हैं, वहाँ पर एक रोटेशन ही थी है। ठीक है, यहाँ पर अब दो रोटेशन जो हैं वो आपके पास आ गई। अब आप देखें कि इसको मैं यहाँ से कहता हूँ कि ये मेरे पास R यूनिट वेक्टर है, ये मेरे पास फाई यूनिट वेक्टर है, और यहाँ से ये मेरे पास थीटा यूनिट वेक्टर है। इसको इसके साथ मिला दें। ठीक है, अब यहाँ से इस पॉइंट P तक ये एक पोजीशन वेक्टर जा रहा है R, ये पॉइंट P जो कि फंक्शन है R थीटा और फाई का।
तो इधर से इधर तक ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप ड्रा करें, इस जगह पर ले आएं और इधर से भी एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रा करें। ठीक है, इसको इसके साथ मिला दें। तो अब इधर से भी ये एक एंगल फाई रोटेशन का जो है वो बन रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फिगर ए होगी और ये फिगर ए क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये उनको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी, नौ अब हम देखते हैं कि ये फिगर जो है ये मैं क्या बता रही है। तो पहली बात ये है कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, हमारे पास जो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, आपके पास जो पोजीशन है पॉइंट पी की, हैज कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई एज शोन इन फिगर ए। जैसा कि फिगर ए के अंदर आप दे सकते हैं कि ये पॉइंट पी जो है इसको आर थीटा और फाई से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब यहां पर जो आर थीटा और फाई हैं ये नहीं मेंटेन कर पाते अपनी सेम ओरिएंटेशन को स्पेस में जब पी मूव करता है पॉइंट। जब आपने पिछला सिलेंड्रिकल पढ़ा था तो उसके अंदर दो जो है वो चेंज होते थे और एक को आप फिक्स कर देते थे, लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं है। यहाँ पर तो तीनों ही कोऑर्डिनेट्स हैं, वो अपनी ओरिएंटेशन को सेम नहीं रख पाते स्पेस के अंदर, तीनों ही चेंज होते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप देखते ना एक को फिक्स करते थे और दो ले लेते, फिर एक को फिक्स करते थे दो ले लेते थे, यानी कि उसमें से एक जो है उसको आप फिक्स कर सकते थे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसकी सिमेट्री इस तरह की है। लेकिन जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके अंदर आप किसी को फिक्स नहीं कर सकते, ये तीनों के तीनों जो हैं ये चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगेन the unit vectors are theta phi do not maintain their orientations in space as point P moves about। ठीक है, तो जब पॉइंट P मूव करेगा तो पॉइंट P के मूव होने की वजह से ये सेम ओरिएंटेशंस यानी कि कांस्टेंट ओरिएंटेशंस जो हैं उनको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब वेक्टर R जो है इसके अंदर, ये वाला जो आपने डिफाइन किया, ये वेक्टर R बेसिकली क्या है, ये वेक्टर R जो है ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मींस कि ये जो पोजीशन है पॉइंट P की उसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो द वेक्टर R, अब ये जो वेक्टर R है
that defines the position of P is now can be written as, तो इसको हम लिख सकते हैं R यूनिट वेक्टर। अब जो थीटा और फाई हैं, ये वाले थीटा और फाई, ये थीटा कोऑर्डिनेट जो थीटा और फाई हैं, इनको आप डिस्क्राइब करते हैं बाय द ओरिएंटेशन ऑफ आर। ठीक है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आप आर की ओरिएंटेशन को यानी कि आर को चेंज करेंगे तो फिर उसके साथ थीटा और फाई भी चेंज होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट्स थीटा एंड फाई, जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास थीटा एंड फाई बीइंग गिवन by the orientation of R यूनिट वेक्टर। तो इसको जो आपके पास ओरिएंटेशन है R यूनिट वेक्टर यानी कि R पोजीशन वेक्टर की, उससे आप इसको डिस्क्राइब जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो हैं आर थीटा और फाई, इसके लिए मैं लेंथ एलिमेंट या पोजीशन वेक्टर का एलिमेंट जो है उसको राइट डाउन करूं, तो डी आर जो है दैट विल बी इक्वल टू डी आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डी थीटा यूनिट वेक्टर प्लस आर साइन थीटा डी फाई यूनिट वेक्टर। इसको आप कह लें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये इक्वेशन किस तरह आई है, इसके लिए दोबारा जो है वो हमें एक फिगर ड्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, इस फिगर ए के साथ एक और फिगर बी जो है वो भी चाहिए होगी। ये लेंथ आपने जैसे पोजीशन वेक्टर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी लिखे थे, ठीक है, उसी तरह हमने यहाँ पर ये लेंथ एलिमेंट जो है इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर लिखा। अब लेकिन इसको किस तरह लिखा है उसके लिए एक और फिगर ड्रा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप देखें कि दोबारा ठीक है, ये वही क्यूबिक फॉर्म जो है वो मैंने बनाई। अच्छा, अब यहाँ पर ये पॉइंट पी है, तो इससे ये जा रहा है आर यूनिट वेक्टर, इस तरफ जा रहा है फाई यूनिट वेक्टर, और इधर जा रहा है ये थीटा यूनिट वेक्टर। तो इस जगह से ये एक लाइन खींचें आप, इसको इधर लेके आए, यहाँ से यूं ये लाइन आएगी, इसको इसके साथ मिला दें और
ऐसे, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो चीज बन रही है ये है आर साइन थीटा डी फाई। ये जो इस तरफ ये यूं जा रहा है, यहां से ये पॉइंट पी आपका एक्चुअली ये वाला, ठीक है, जिसके ऊपर आर थीटा और फाई आपने डिफाइन की। तो यहां से ये पोजीशन वेक्टर आर जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक लाइन इधर से जाएगी जो इसके साथ मिलेगी आगे, ठीक है। अच्छा, अब ये थीटा है ये, ठीक है, ये थीटा है और अब ये थीटा थोड़ा सा आगे इस तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा आगे इस तरफ शिफ्ट हुआ है तो ये फिर ये वाली चीज जो है ये क्या है, ये डी थीटा है। ठीक है जी। उसके बाद अब आप देखें कि यहां से इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा करें यहां तक, इधर से इसको मिलाएं, ठीक है, यहां से इसके साथ इसे मिलाएं और एक लाइन इधर से खींचें ये और इसे इसके साथ मिला दें, ठीक है। तो ये अब हमारे पास रोटेशन जा रही है फाई। अब इस फाई के अंदर भी ये थोड़ा सा चेंज आया है, ठीक है, ये इस तरफ। अब ये चेंज जो आई है इसके अंदर ये कितनी है, इसको आप कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास डी फाई के बराबर है। ये थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है, जिस तरह ये थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हुआ था, ठीक है। ये इसका ओरिजिन है। ये उसी तरह हमारे पास y, z और x, इसको कह लें आप फिगर बी, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एलिमेंट्स ऑफ वॉल्यूम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वॉल्यूम एलिमेंट है। अब आप यहां पर ये दे सकते हैं कि ये पॉइंट जो है ये आर साइन थीटा डी फाई है, क्योंकि यहां से ये देखें इसके ये कारस्पॉन्डिंग ये लाइन है ना, ये इसमें कितनी चेंज आई है, डी फाई, और यहां से इसके सामने वाला एंगल ये थीटा एंगल है ना, तो इसके सामने वाली ये लाइन क्या बनती है, ये साइन ऑफ थीटा बनती है, ठीक है। तो इसलिए जब ये रोटेट हुआ है इस आर के साथ, तो इसका यहां पर जो कंपोनेंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो आर साइन थीटा डी फाई जो है उसके बराबर बन रहा है। तो अब अगर यहां से हम वॉल्यूम एलिमेंट जो है उसको राइट डाउन करें तो डी वी आर इंटू आर साइन थीटा, ठीक है, डी आर डी थीटा डी फाई, यानी कि डी वी आपके पास आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई आ जाएगा। अगर ये इक्वेशन 1 थी तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनके अंदर लेंथ एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट जो है उसको कह लें, वहां पे अब देखें आर डी थीटा आ रहा था, तो यहां से भी तो आर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है ना इधर इस तरफ,
इसलिए उधर हमने क्या लिखा है, आर डी थीटा। फिर यहां से भी जब फाई शिफ्ट हुआ है तो उसके साथ क्या कंपोनेंट बन रहा है, आर साइन थीटा का। ठीक है, इसलिए हमने वहां पर आर साइन थीटा डी फाई जो है उसको राइट डाउन किया। अब जो है मैं एक टेबल जो है वो बनाऊंगा। ठीक है, उस टेबल के अंदर ये जितने हैं कर्विलीनियर, कार्टीजियन और सिलेंड्रिकल और सफेरिकल, इन सब को हम क्या करेंगे, हम समराइज करेंगे इन्हें। ठीक है, यानी कि ये जो सारी डिस्कशन आपने की है। तो ये टेबल जो है ये कारस्पॉन्डेंस शो करेगा, इसको हम कह देते हैं टेबल 1। द टेबल 1 shows the correspondence between curvilinear Cartesian cylindrical and spherical coordinate systems। अब मैं ये टेबल बनाता हूं आपके पास। कर्विलीनियर इधर कर लें आप कार्टीजियन, यहां पर कर लें सिलेंड्रिकल और इधर रख लें सफेरिकल। ठीक है, तो अब ये यहां पर कर्विलीनियर Q1 Q2 Q3 H1 H2 H3। ठीक है जी, यही होते हैं पैरामीटर्स इसके अंदर। फिर Q1 यूनिट वेक्टर, Q2 यूनिट वेक्टर, Q3 यूनिट वेक्टर। अब इनमें हम ये लाइनें लगा देते हैं ताकि डिस्टिंग्विश रहे। ठीक है जी, ये हमारे पास टेबल जो है वो आ गया। अब आप देखेंगे कार्टेशियन में Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग X Y Z, H1 1 1 1, X यूनिट वेक्टर, Y यूनिट वेक्टर, Z यूनिट वेक्टर। ठीक है, उसके बाद आए सिलेंड्रिकल में रो फाई Z, H1 1 रो 1, रो यूनिट वेक्टर, फाई यूनिट वेक्टर, Z यूनिट वेक्टर। ठीक है, उसके बाद सफेरिकल में आए आर थीटा फाई 1 आर आर साइन थीटा, आर यूनिट वेक्टर, थीटा यूनिट वेक्टर और फाई यूनिट वेक्टर।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये अब हमने पूरा जो अभी तक डिस्कशन की है उसको समराइज जो है वो कर लिया। ठीक है, अब ये जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं इनकी थोड़ी सी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हमें जो है वो पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर अब पहली बात तो यह है कि जिस तरह हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को एक्स, वाई और जेड के साथ रिलेट किया था, इसी तरह अब हमने इनका रिलेशन जो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं इनका रिलेशन भी हमने इस्टेब्लिश करना है एक्स, वाई और जेड के साथ। तो अब इसके अंदर जो रिलेशन है, जो पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसी भी पॉइंट के ऊपर आर, थीटा, फाई से आप डिस्क्राइब करते हैं। द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P are described by r, theta, phi। ठीक है, इसे आप डिस्क्राइब करते हैं। तो जो हमारे पास रिलेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि यहाँ पर P है r, थीटा और फाई, और कार्टेशियन में होगा P, x, y और z, ऐसे ही है। ठीक है, तो इसको जब हम राइट डाउन करेंगे तो x r साइन थीटा कॉस फाई, y r साइन थीटा साइन फाई, z r कॉस थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। पीछे आपने कितने इक्वेशन डिफाइन किए? 3 के 4। अगर 3 किए हैं तो इसको चौथी का नाम दे दें। हैं, तीसरी है ये, इसको तीसरी का। हाँ, अब ये हमने रिलेशन इस्टेब्लिश किया है किसके दरमियान? स्फेरिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के दरमियान में। अब दोबारा मुझे एक और फिगर सी जो है वो बनानी पड़ेगी। ये देखें, फिर आपके पास y, z
और x। ये एक पोजीशन वेक्टर r है, ये पॉइंट P है, तो यहाँ पर ये फाई यूनिट वेक्टर, ये r यूनिट वेक्टर और ये थीटा यूनिट वेक्टर। अब इस पॉइंट P से ये आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसको इससे मिला दें, तो ये यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है थीटा, ये पोजीशन वेक्टर r है। इधर से इसके साथ इसको मिला दें और इसे इसके साथ मिला दें, तो ये जो आपके पास रोटेशन है ये फाई आ रही है। तो ये हमारे पास फिगर सी जो है ये आ गई। अब यहाँ पर r जो है वो क्या है, वो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, r डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। r ये जो वेक्टर है ये क्या है, ये डिस्टेंस है किधर से, ओरिजिन से, ठीक है। थीटा जो है ये एंगल है डाउन फ्रॉम द z एक्सिस, ठीक है, ठीक है। थीटा इट इज द एंगल डाउन फ्रॉम z एक्सिस, z एक्सिस है ये डाउन एंगल जो है वो जा रहा है। उसके बाद इसको हम क्या नाम देते हैं, इट इज नोन एज पोलर एंगल, इसको आप पोलर एंगल का नाम भी देते हैं। उसके बाद है तीसरा फाई, द एंगल अराउंड द एक्स एक्सिस, ये द एंगल अराउंड द एक्स एक्सिस। पोलर एंगल ये जो भी होता है ना, इनको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। पोलर का मतलब है कोई जिसके अंदर रोटेशन आ रही है, जहां पर भी रोटेशन आ रही होती है, टर्न आ रहा होता है, चीज जो है मूव टर्न लेती है, उसको हम पोलर। तो हमने इनको क्यों कहा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स का नाम देते हैं इन्हें हम, ठीक है। कर्वीलिनियर के अंदर से दो किस्म के पोलर निकलते हैं, जो कौन से हैं, एक सिलेंड्रिकल है और एक स्फेरिकल। कार्टेशियन जो है वो तो उसके अंदर आप इनिशियली रोटेशन नहीं देख रहे होते, फिर उसी कार्टेशियन को कन्वर्ट करते हैं आप किसके अंदर, स्फेरिकल के अंदर और सिलेंड्रिकल के अंदर, ठीक है। तो पोलर का लफ्ज वहां पर आता है जहां पर एंगल की बात जो है वो आ जाए, उसको हम कहते हैं पोलर। इसलिए हमने यहाँ पर इसको पोलर, पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब फाई जो है ये एंगल है अराउंड द एक्स एक्सिस, और इसको नाम हम देते हैं एज़िमुथल एंगल का, ठीक है। इसको एज़िमुथल एंगल का नाम देते हैं, ठीक है। तो एज़िमुथल एंगल का मतलब है कि जो पूरी रोटेशन ले रहा हो एक्सिस के अबाउट। अब ये क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट फुल रोटेशन ले रहा है, तो जब ये एक्सिस के एक्स एक्सिस के अबाउट पूरी रोटेशन लेगा तो कितने की लेगा, 2 पाई की रेंज आपने डिफाइन की थी इसकी, फाई की, पूरी 2 पाई की रोटेशन लेगा। इसलिए हम इसको एज़िमुथल का नाम जो है वो देते हैं कि ये फुल रोटेट करेगा आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि टाइम हो गया ओवर। अभी इसमें कुछ जो है वो हमने
आस्पेक्ट्स इसके फिजिकल, अभी पीछे तो हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन अब हम इसको ज़रा फिजिकली थोड़ा सा स्टडी करके देखेंगे कि इन ये जो सारे एंगल थे वहाँ पर तो हमने जस्ट क्या किया था, उनको ड्राइव किया हमने बस किसके ज़रिए, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इनकी मीनिंग्स क्या हैं।